ओके, आप लोग को दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन? यस मैम। ओके, तो स्टार्ट कीजिए। आपके पास 5 मिनट्स है, ट्राई कीजिए 5 मिनट्स में पैसेज पढ़ने का। पढ़ना हो जाएगा तो चैट बॉक्स पे लिख दीजिएगा। हो गया मैम, डन। ओके, बाकी लोग 1 मिनट और है आपके पास, फिर मैं स्क्रोल कर दूंगी। ओके, तो क्वेश्चंस पे जा रहे हैं। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड, और कोई आंसर्स? किसी को कोई कंफ्यूजन है या आंसर्स दीजिए। Okay, अभी कहते हैं कि आंसर बी होगा। तो ठीक है, तो हम देखते हैं कि बी क्यों है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि the upholding the validity has served the needs of the average. You are not audible properly. आधार की कुछ इंपॉर्टेंस है, कोर्ट को लगता है। डाउट है? मैम आपकी आवाज़ नहीं आ ओके, रही वन है। सेकंड। हाँ, एक सेकंड, मैं ठीक करूँ। अब आवाज बेहतर है? Yes, ma'am. हेलो। यस मैम। ओके, गुड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
और कोई आंसर्स? कोई और आंसर करना चाहेगा? ठीक है, चलिए पैसेज में देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया है। तो पहला पैसेज बता रहा है कि आधार की इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, कंफ्यूजन बिटवीन बी एंड डी। ओके, तो पहला पैसेज ये बता रहा है बाय अपहोल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ आधार। ठीक है, तो अब आयशा अ, अपना आंसर चेंज करना चाहेंगे क्योंकि क्लियरली बताया जा रहा है कि कोर्ट ने आधार की वैलिडिटी को अपहोल्ड किया है। तो इसका ये मतलब है कि कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आधार अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। गुड गौतम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि करेक्ट आंसर है क्या एक्चुअली। तो हमें तीन आंसर्स मिले, बी, ए, बी और डी। ठीक है, डी के लिए फर्स्ट लाइन ये बता रहा है कि कोर्ट ने आधार की वैलिडिटी को अपहोल्ड किया है, यानी कि कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आधार अनकॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये सबको समझ आई? तो अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने क्या क्या किया? कोर्ट हैज स्क्रैप्ड सेक्शंस ऑफ द आधार लॉ। कौन से सेक्शन स्क्रैप किए? इट हैज इंश्योर्ड that there aren't too many long interconnected chains of data। ठीक है, बट ऑप्शंस में इसके बारे में कुछ लिखा नहीं गया है। तो अब हम नेक्स्ट जगह जाते हैं। यहाँ कह रहा है कि कोर्ट ने कौन सी सेक्शन को हटा दिया है जो प्राइवेट कंपनीज को अलाउ करती है कि वो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को चेक करे। तो यानी कि अब कोई भी प्राइवेट कंपनी बायोमेट्रिक डेटा नहीं ले सकती आपकी। ठीक है, फिर इट हैज स्क्रैप सेक्शन 33 टू। सेक्शन 33 टू क्या कहती है कि गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन दी जा सकती है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो कोर्ट ने इस सेक्शन को भी हटाया है। ठीक है, उसके अलावा अब ये पार्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ कहा जा रहा है कि कोर्ट ने इस बात को इंश्योर करने के लिए कि इंडिविजुअल्स के राइट्स प्रोटेक्टेड है, उनके लिए क्या सुविधा क्रिएट किया है। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि बिफोर अ डिस्ट्रिक्ट जज कैन ऑर्डर द शेयरिंग ऑफ देयर आधार इंफॉर्मेशन, द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रोटेक्टेड बाय ऑर्डरिंग दैट दे बी हर्ड। यानी बिना आपसे पूछे कोई कोर्ट ये नहीं कह सकती कि आपके इंफॉर्मेशन किसी और को दी जाए। ठीक है, फर्स्ट। उसके अलावा ये कहा गया है प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल्स लीगल रिकोर्स। तो इंडिविजुअल्स के पास, किसी भी साधारण नागरिक के पास क्या लीगल रेमेडी है अगर उनके डेटा को कंट्रोल करने के लिए? ये कि यूआईडीआई यानी आधार को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी को छोड़कर कोई भी सिटीजन अब अपनी डेटा का ब्रीच की कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ठीक है, यानी यूआईडीआई को छोड़कर पहले सिर्फ यूआईडीआई के पास ये पावर थी कि वो ऐसी कंप्लेंट फाइल कर सके, पर अब किसी भी इंडिविजुअल के पास ये राइट है। तो कोर्ट के पास जाने के लिए इंडिविजुअल्स के पास क्या सुविधाएं दी गई है? पहला कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट जज ये ऑर्डर करे
कि उन्हें अपने डेटा को पेश करना होगा, उससे पहले उनकी सुनवाई होनी होगी, ठीक है। और दूसरा कि यूआईडीआई के अलावा कोई साधारण सिटीजन भी अपनी डेटा की ब्रीच के लिए कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अब क्वेश्चन में ये ऑप्शन क्या कह रही है, ऑप्शन बी क्या कह रही है, इट हैज क्रिएटेड एन appellate mechanism to ensure citizens can directly approach the forum। कोई जानता है appellate mechanism का मतलब क्या है? appellate का क्या मतलब है? नो मैम। ओके, तो appellate यानी कि अपील, जहां अपील हो सकती है। तो जब एक कोर्ट कोई डिसीजन देता है तो उसके ऊपर वाले कोर्ट में उस डिसीजन की अपील की जा सकती है। यानी अगर आप उस डिसीजन से अग्री नहीं करते हो तो आप दूसरे कोर्ट के पास जा सकते हो। पर इस सिचुएशन में क्या ऐसा हो रहा है? इस सिचुएशन में उन्होंने कहा है कि आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, और ये भी कहा है कि कोर्ट को आपकी सुनवाई करनी पड़ेगी। बट ये कहा है क्या कि कोई एपेलेट मैकेनिज्म क्रिएट हो रहा है, यानी कि ऊपर की कोर्ट के पास जाने की आपकी किसी राइट के बारे में कुछ कहा जा रहा है? तो नो मैम। एपेलेट के बारे में सबको समझ आया? यानी कि अगर हाई कोर्ट के डिसीजन से आप अग्री नहीं करते हो, अ, या सपोज आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से अग्री नहीं करते हो, तो आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। अगर आप हाई कोर्ट के डिसीजन से अग्री नहीं करते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। तो उन सिचुएशन में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास आप जब जाते हो तो आप उनको अपील कर रहे हो, ठीक है। तो वो एपेलेट मैकेनिज्म है। तो यहाँ कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर नहीं है। इनफैक्ट ये आपको क्वेश्चन से भी समझ आएगा, क्योंकि ऑप्शन में कहा गया है इट हैज क्रिएटेड एन एपेलेट मैकेनिज्म, और फिर कहा जा रहा है जिससे सिटीजन्स डायरेक्टली फोरम को अप्रोच कर सकते हैं। पर एपेलेट मैकेनिज्म कभी डायरेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टली यानी कि आप फर्स्ट इंस्टेंस पे उन्हीं के पास जा रहे हो, पर एपेलेट यानी कि आप अपील कर जा रहे हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपने में ही गलत है। तो अब हमने डी और बी को एलिमिनेट किया, तो अब क्या बाकी रहा? ए, ठीक है, ए और सी। अब ए और सी में से चूज करने की कोशिश कीजिए। गुड, तो ये क्लियर है। इसमें थोड़ी इशू ये है कि जब कहा गया कि गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना अलाउड नहीं है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, तो उसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन यानी उसमें बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन भी इंक्लूडेड है। क्योंकि पैसेज में जब बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन की बात हो रही है तो वो प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं, तो इससे थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। बट क्योंकि गवर्नमेंट को नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन लेना अलाउड नहीं है, और बाकी ऑप्शंस हमने देख लिया कि बिल्कुल ही गलत है, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट। ओके, एंड ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूरे पैसेज में हाई कोर्ट की कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि उन्हें हाई कोर्ट को इन्फॉर्म करनी होगी या वैसा कुछ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोई डाउट्स होने से बोलिएगा, कुछ समझ नहीं आया या कुछ भी। आंसर्स दीजिए।
गौतम, आयुष श्योर? हमने अभी पढ़ा कि कोर्ट ने कहा है कि प्राइवेट कंपनी को बायोमेट्रिक डिटेल्स मांगना अलाउड नहीं है। और कोई आंसर करना चाहेगा? अनुराग, एक ऑप्शन चूज करने की कोशिश करो। ओके, और कोई आंसर करेगा? ठीक है, लेट्स सी अब कोर्ट ने क्या कहा है। तो पहले कोर्ट ने क्या कहा? Court scrapped sections of the Aadhaar law to prevent overuse, misuse and the violation of rights of individuals. यानी कोर्ट चाहता है कि आधार डेटा को बिना मतलब का ओवर यूज नहीं किया जाए, ठीक है, उसे मिस यूज ना किया जाए, और इंडिविजुअल्स यानी किसी भी एक किसी किसी की भी राइट्स को वायलेट ना नहीं किया जाए। और यहाँ हम कौन से राइट की बात कर रहे हैं? राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, कि आपकी डेटा पर आप ही का कंट्रोल है। अब कोर्ट ने और क्या किया? इट हैज इंश्योर्ड दैट देयर आर टू मेनी लॉन्ग इंटरकनेक्टेड चेन्स ऑफ डेटा। तो इस पार्ट पर हम लोग बाद में आते हैं, पहले हम देखते हैं कि ऑप्शन ए के बारे में हमने देखा कि सेक्शन 57 जिस जो प्राइवेट कंपनीज को बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन चेक करने अलाउ करती है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, कोर्ट ने ऐसा कहा है क्लियरली, इसीलिए ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। अब हम अच्छा, सबको बायोमेट्रिक डेटा का मतलब पता है ना? बायोमेट्रिक यानी कि आपके फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन्स, ये सब डेटा। तो आपको याद रखना होगा कि आधार में बायोमेट्रिक डेटा अपने आप ही रहता है। ठीक है, आधार के लिए आपको आपने बायोमेट्रिक डेटा ऑलरेडी आप दे चुके हो, तो आपके लिए आपका आधार मांगना अपने आप में ही आपका बायोमेट्रिक डेटा मांगना ही हुआ। ठीक है, क्योंकि आधार से आपका बायोमेट्रिक डेटा निकाला जा सकता है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन डी कह रही है कि प्राइवेट कंपनी मैंडेटरली सॉर्ट आधार फॉर बुकिंग चार्टर्ड बस टिकट्स। तो यहाँ भी वो कंपनी बायोमेट्रिक डेटा मांग रही है एक तरह से। और कोर्ट ने कहा है कि प्राइवेट फर्म्स को ये राइट नहीं है, तो ऑप्शन डी भी गलत होगी। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्शंस बी और सी। अब ऑप्शन बी और सी देखने में एक जैसे लगते हैं, पर ऑप्शन बी और सी में क्या डिफरेंस है हम देखते हैं। ऑप्शन बी ये कह रहा है कि जिन्हें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से बेनिफिट चाहिए, उन्हें मैंडेटरीली आधार की रजिस्ट्रेशन करानी होगी। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन उन्हें सिर्फ तभी कराना होगा अगर उन्हें सब्सिडी के से फूड ग्रेन्स चाहिए। और हमें याद रखना होगा कि आधार एक्ट जब इंट्रोड्यूस हुआ था, जब आधार शुरू किया गया था, तो उसे इसी पर्पस के लिए बनाया गया था। ठीक है, ताकि गवर्नमेंट इन सब चीजों की बेनिफिट्स डायरेक्टली जिनको उनकी जरूरत हो उन तक पहुंचा सके। ठीक है, गवर्नमेंट के पास सही डेटा रहे और वो ये बेनिफिट्स उन तक पहुंचा सके। और ऑप्शन सी कह रही है कि एक व्यक्ति है जिसे एम्प्लॉयमेंट चाहिए और उसके लिए उसके पूरे परिवार के आधार डेटा का आधार डेटा मांगा जा रहा है। ठीक है, आधार ऑफ इंटायर फैमिली। तो अब आपको क्या लगता है, ये ओवर यूज के अंदर अंडर आएगा कि नहीं? एक
किसी एक जन को हायर करने के लिए क्या आप उनके पूरे फैमिली के डेटा मांग सकते हो? किसी एक जन को एम्प्लॉय करने के लिए, किसी एक को नौकरी देने के लिए आप उनकी पूरी फैमिली के डेटा की मांग कर सकते हो क्या? आंसर कीजिए। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, एग्जैक्टली तो ये ओवरयूज के अंदर आएगा, और कोर्ट कह रहा है कि उन्हें आधार के ओवरयूज कि वो आधार के ओवरयूज के खिलाफ है। ठीक है। यस, तो ओनली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, पर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक्ट जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है। और कोई आंसर करेगा? तो आप लोग जो सी कह रहे हो, इसमें डी क्यों नहीं होगा? या श्योर। कौन सा पार्ट, कबीर? ये ठीक है। जो लोग सी कह रहे हैं, आपको क्या लगता है बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी में कहा जा रहा है कि उनके डेटा को लीक किया गया है, जो ऑब्वियसली ब्रीच हो गया। यस, वेरी गुड अनुराग, एग्जैक्ट करेक्ट रीजन। ओके, तो आप सबने सही आइडेंटिफाई किया। आंसर सी होगी, इंडिविजुअल। डी नहीं होगी क्योंकि एक गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत डेटा दिया जा रहा है। ठीक है। और बी की का जो रीजन अभी दिया गया वो ही होगा। ठीक है। क्योंकि उसके पास पूरी राइट है कि वो कंप्लेंट फाइल कर सके। तो उनका उसकी डेटा के लीक के लिए उसके पास रिकोर्स है। ठीक है। वो कंप्लेंट फाइल करके उस लीक के खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है। और ए नहीं होगा क्योंकि कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आधार अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
आंसर दीजिए। गुड क्वेश्चन अनुराग। नो, दे आर टॉकिंग अबाउट इट्स ओन सिटीजन। देखिए यहाँ दिया गया है इट्स सिटीजन, ठीक है। तो सर्वेलेंस रशियन गवर्नमेंट कर रही है और अपनी ही सिटीजन्स पर कर रही है, अपनी ही नेशनल आइडेंटिटी कार्ड से। तो अब आपका आंसर क्या होगा? और कोई आंसर करेगा? ओके, तो बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर ए के पास आएंगे। पहले कहा जा रहा है कि आधार एक्ट वुड बी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रही है कि रशिया में उनकी गवर्नमेंट किसी और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड से सिटीजन्स पर सर्वेलेंस कर रही है, ठीक है। रशियन गवर्नमेंट, रशियन सिटीजन्स, उनकी अलग नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। तो बस क्योंकि आधार भी एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, उससे ये जरूरी नहीं है कि रशिया में जो हो रहा है वही यहाँ होगा। और उस बेसिस पर आधार अपने आप डिसॉल्व तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऑप्शन बी गलत है। उसी तरह इंडिया में कोई एक्ट पास होने से और इंडिया में इंडियन सिचुएशन में कोई एक्ट अप्लाई होने से, बस क्योंकि वो ही सेम राइट्स किसी और कंट्री में उनकी जरूरत है, उसका ये मतलब नहीं होगा कि इंडियन लॉ उस कंट्री में अप्लाई करने लग जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी गलत है। और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट वुड कॉन्स्टिट्यूट अ हायर जज बेंच to reconsider its earlier judgment and would declare the Aadhaar Act unconstitutional. अब हमें ध्यान रखना होगा कि हम सोचे कि रशिया में क्योंकि सर्वेलेंस हो रहा है इसी तरह के कोई कार्ड से या इसी तरह के कोई एक्ट से, तो इंडिया में भी ये इशू आ सकती है। अब हो सकता है कि इंडिया में ये इशू आ सकती है, ठीक है, पर उसका ये मतलब नहीं होगा कि कोर्ट रशिया में जो हो रहा है उसके बेसिस पर इंडियन लॉ को रिकंसिडर करेगी, ठीक है। अगर कोर्ट को अपनी जजमेंट को रिकंसिडर करना ही है तो उसकी कोई और कारण होगी, हो सकता है कि कोई पेटिशन करे या कोई और कंसर्न्स आए, ठीक है। कोर्ट अपने आप रशिया में जो हो रहा है उसकी बेसिस पे हायर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेगी और आधार एक्ट को तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहेगी नहीं, ठीक है। रशिया की लॉ के इंडिया के लॉ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इंडिया अपनी लॉस खुद बनाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। आपने सही से आइडेंटिफाई कर लिया। तो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये थोड़ी थोड़ी जल्दी करने की। तो आपके पास 5 मिनट है, पैसेज पढ़ने की कोशिश कीजिए। लास्ट टाइम आप लोग को शायद थोड़ा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि आप लोग को कम टाइम दिया गया था पैसेज में। तो अगर पढ़ना ना हो तो बता देना, बट कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी आप पढ़ सकें।
और कोई वर्ड का मतलब ना समझ आए तो वो भी पूछ लेना। ठीक है, चैट बॉक्स पे लिख लीजिएगा या वैसे पूछ लीजिएगा। जब स्कोर करना हो तो बताइएगा, और कोशिश कीजिए कि 5 मिनट में पढ़ सको पूरा पैसेज। आपके पास 2 मिनट और है। मैं और स्क्रॉल करूं? पढ़ना हो जाए तो चैट बॉक्स पर लिख दीजिएगा। पढ़ना हुआ? ओके, गुड। तो ये पैसेज अब सौरव सर है यहाँ, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग आंसर करना स्टार्ट कीजिए। हेलो एवरीवन। 31 का आंसर लिखिए सब, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं।
बाकी सब भी लिखो। और कोई? ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो लोगों ने सी मार्क किया है और एक जन ने डी, राइट। तो चलिए पहला वाला हम ऑप्शन पहले एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। 31 का ए बोल रहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज वायलेटिव ऑफ द लेजिस्लेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। अब पहला आपको ट्रिगर करना चाहिए यहाँ पे कि कहीं पे भी लेजिस्लेटिव डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखा है। यस और नो टाइप कीजिए थोड़ा। हाँ, तो इसलिए आपको पहले ही मतलब ट्रिगर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है इस पहले वाला ऑप्शन में, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना चाहिए कि पूरा ऑप्शन पढ़िएगा जरूर, ठीक है। कहीं पे भी प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे आप सर्कल कर लीजिएगा, अगर ऑफलाइन पेपर हुआ तो, कि यहीं पे कुछ प्रॉब्लम सा लग रहा है तो ये ऑप्शन लीस्ट लाइकली है, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन बी पे आते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज जस्टिफाइड इन इनेक्टिंग द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये क्या ऑथर बोल रहा है कहीं पे भी? यस और नो जवाब दीजिएगा चैट बॉक्स पे। कहीं पे भी लगा कि ऑथर बोल रहा है कि ही इज जस्टिफाइड और द सेंट्रल गवर्नमेंट इज जस्टिफाइड? हाँ, तो ये तो एक चीज हो गया कि आप समझ सकते हैं कि पैसेज पढ़ के कि कहीं पे भी नहीं, ऑथर नहीं बोल रहा है ये पहला वाला हुआ, राइट। अब सेकंड पॉइंट जो है, अब इस पूरे सेंटेंस को देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज जस्टिफाइड मतलब कुछ एब्सोल्यूट बोल रहा है यहाँ पे। आप देखिएगा 90% चांसेस में जो एब्सोल्यूट ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं वो कभी भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होते, ठीक है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कुछ एब्सोल्यूट बोल रहा है इस ऑप्शन में, कुछ असर्टिव बोल रहा है इस ऑप्शन में, ठीक है। तो ये लीस्ट लाइकली हो सकता है, बट ध्यान रखिएगा ऐसे भी सिचुएशंस होता है जहाँ पे ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स होता है फिर भी वो सही हो सकता है, ठीक है। तो ए और बी चला गया। चलिए सी और डी में देखते हैं। चलिए पहले ऑप्शन डी चेक करते हैं कि अंडर अ क्वासाई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम द स्टेट हैज इक्वल स्टेटस एज दैट ऑफ यूनियन, ठीक है। तो किस किस को लगता है ये सही आंसर है? जवाब दीजिए चैट बॉक्स पे। कोई है किसी को लगता है कि ऑप्शन डी सही हो सकता है? चलिए पहले तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये आपको मतलब जीके में भी काम आएगा, क्वासाई फेडरल, ठीक है। हाँ, किसी किसी को पता है क्वासाई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम क्या है? यस और नो बोलिएगा चैट बॉक्स पे। चलिए ठीक है, पहले तो क्वासाई फेडरल के पहले हमें फेडरल क्या चीज है वो समझना चाहिए, ठीक है। फेडरल मतलब है कि आप लोग फुटबॉल वगैरह तो खेलते ही होगे, ठीक है। तो फुटबॉल में जो होता है एक कोच रहता है, ये एक कैप्टन रहता है ना टीम में। जैसे इंडिया का कैप्टन विराट कोहली है और बाकी सब मतलब टीम मेंबर है ना। और मतलब विराट कोहली तो डायरेक्ट करता है कि फील्डिंग कैसा होगा, कैसा बॉलिंग स्टाइल होगा, कौन खेलेगा प्लेयर में, राइट। तो वो क्या एक हेड जैसा हो गया ना, विराट कोहली वो कैप्टन है, वो पूरा टीम को चला रहा है। वैसे ही ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो बोल रहा है ना, इसका मतलब है कि गोटा कि फुल इंडिया में द सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव हायर पावर्स देन द स्टेट गवर्नमेंट्स। मतलब वो विराट कोहली सोच लो सेंट्रल गवर्नमेंट है और बाकी सारे टीम प्लेयर्स जो है वो सोचो स्टेट गवर्नमेंट्स है। कि स्टेट गवर्नमेंट को कुछ कुछ पावर मिलेंगे, कुछ कुछ पावर्स उन उन लोग के पास एक्सक्लूसिवली रहेगा। हाँ, मतलब तुम रविचंद्रन अश्विन को तो नहीं बोल सकते ना कि कैसे स्पिन करना है, वो खुद डिसाइड करेगा। तो वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ कुछ एक्सक्लूसिव पावर्स है, ठीक है। वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी कुछ मतलब एक्सक्लूसिव पावर्स है कि विराट कोहली को तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते ना कि कैसे मतलब फील्डिंग सेटअप करना है, कोई नॉर्मल प्लेयर तो नहीं आके बोल सकता। वैसे ही तो
मतलब ये संविधान में कहाँ पे मिल सकता है? तो संविधान में तीन लिस्ट्स है, ठीक है, तीन लिस्ट है, लिस्ट वन, लिस्ट टू एंड लिस्ट थ्री, ठीक है। ये आप देखिएगा कि लिस्ट वन है यूनियन लिस्ट, जहाँ पे कुछ चीजें लिखा हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट्स या कौन से आइटम सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट ही एनेक्ट कर सकती है, कि कौन से सब्जेक्ट पे लॉज तुम एनेक्ट कर सकते हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया। ये लिस्ट टू है जो स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो रविचंद्रन अश्विन जैसे बोलिंग करेगा, ठीक है, तो वो सिर्फ सिर्फ एक्सक्लूसिवली स्टेट ही मतलब इनएक्ट कर सकते हैं वो सब्जेक्ट के ऊपर। और लिस्ट थ्री है जो मतलब दोनों सेंटर और स्टेट दोनों के पास ही मैंडेट है कि वो दोनों ही इसके ऊपर लेजिस्लेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का टास्क रहेगा कि और भी पढ़िए इसके ऊपर, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, ये इजीली मिल जाएगा आपको, ठीक है। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्वासाई फेडरल। ये क्वासाई शब्द का मतलब है कि पार्शियल, मतलब कंप्लीट नहीं। ये जो मैंने बोला ना फेडरल स्ट्रक्चर, कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ भी पावर नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ इंडिया में, इंडिया में क्वासाई फेडरल स्ट्रक्चर है। मतलब वो जो मैंने लिस्ट थ्री बोला ना कि कॉन्करेंट लिस्ट जो बोलते हैं कि सेंटर के पास भी कुछ पावर्स है तो स्टेट के पास भी कुछ पावर्स है, मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट के ऊपर दोनों स्टेट और सेंटर कुछ एनेक्ट कर सकते हैं। तो वहां पे ही ये क्वासाई फेडरल स्ट्रक्चर हो गया कि हमारे पास दो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि ये सेंटर ही एनेक्ट करेगा ये स्टेट ही एनेक्ट करेगा। दोनों मिलजुल के डिसाइड भी कर सकते हैं, कि विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन दोनों मिल बैठ के भी डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे फील्डिंग बनेगा, कि कैसे बॉलिंग होगा। ये रहा क्वासाई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, ठीक है। अब ये ऑप्शन हम लोग इवेल्युएट करते हैं कि पहले पार्ट में ये ऑप्शन कॉमा के पहले ये बोल रहा है कि अंडर अ क्वासाई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, और कॉमा के बाद बोल रहा है कि द स्टेट हैज इक्वल स्टेटस एज दैट ऑफ यूनियन। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी एक स्टेट और यूनियन के पावर सेम नहीं हो सकते। मतलब विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन का पावर सेम नहीं रहेगा कभी भी, कभी भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम आया। तो तो ऑप्शन डी जो है वो तो फैक्चुअली भी इनएक्यूरेट है, और पैसेज में भी कहीं लिखा नहीं है कि इंडिया क्वासाई फेडरल है और या वगैरह स्टेट क्या इक्वल है यूनियन के साथ, ये सब वगैरह कहीं भी लिखा नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन नहीं होगा, तो करेक्ट कौन सा हुआ? ऑप्शन सी, कि द स्टेट लेजिस्लेचर कैन पास अ रेजोल्यूशन ऑन अ सेंट्रल लॉ इफ इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जिसने सी, जिन लोगों ने सी मार्क किया है शाबाश, और ध्यान रखिएगा ये सब कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। चलिए सेकंड 32 वाला क्वेश्चन पे आते हैं। किसी के भी किसी को भी डाउट्स होगा तो पूछ लेना, ठीक है, चैट बॉक्स पे कुछ भी अगर डाउट्स होगा। 32 मार्क कीजिए। और भी लोग मार्क कीजिए, सब मार्क कीजिए। जो भी हो, कोई डरने का बात नहीं है यहाँ पे, हम सभी सीख रहे हैं यहाँ पे, तो मार्क कीजिए।
चलिए सब लोग सी मार्क कर रहे हैं, राइट। चलिए तो पहले ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कौन से वाला ऑप्शन नहीं रहना चाहिए, मतलब आप सीधा ही एलिमिनेट कर सकते हो? टाइप करो चैट बॉक्स पे। ए बोल रहा है आयुष, बाकी सब बोलो। बी, बी एंड डी, ठीक है। हाँ तो देखो, चलिए ऑप्शन डी पहले चेक करते हैं। बिकॉज द केरला हाउस स्पीकर हु हैज द अल्टीमेट अथॉरिटी हैज डिक्रीड दैट द सीए इज कंडेमनेबल। आप सबको पता है कंडेमनेबल का मतलब क्या है? मतलब हाईली समथिंग डिसरेस्पेक्टफुल, ठीक है। मतलब समर्थन नहीं करते हैं हम लोग ये सब। तो इसका मतलब लैंग्वेज देखिए इस ऑप्शन डी का, केरला हाउस स्पीकर इज द अल्टीमेट अथॉरिटी, अल्टीमेट पे फोकस कीजिए। एब्सोल्यूट सेंटेंस है, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। कंडेमनेबल, ये कहीं पे भी लिखा है क्या कि हाउ केरला का हाउस स्पीकर अल्टीमेट है? नहीं ना। तो सीधा स्ट्राइक ऑफ कर दीजिए ये ऑप्शन, एब्सोल्युटली नहीं होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए चेक करते हैं। बिकॉज केरला इनेक्टेड अ फॉर्मल रेजोल्यूशन कंडेमिंग द सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये तो नॉर्मल फैक्ट हो गया, ये तो पूरा मतलब पैसेज में ही लिखा हुआ है, ये तो आंसर कहीं नहीं दे रहा है। चलिए अब ऑप्शन सी देखते हैं। बिकॉज इफ द स्टेट गवर्नमेंट बिलीव्स दैट अ पार्लियामेंट्री लॉ इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज एंटायरली इन ऑर्डर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर टू कॉल फॉर इट्स रिपील। अब द प्रॉब्लम इन ऑप्शन सी इज कि ये लोग द वर्ड रिपील यूज कर रहा है। रिपील का मतलब क्या है? किसी को पता है रिपील का मतलब क्या है? हाँ अनुराग सही है। रिपील का मतलब काइंड ऑफ रिवोक है। मतलब आप एक लॉ आज लेजिस्लेचर से पास करा रहे हो, कल जो वो लॉ अगर आप उस लेजिस्लेचर से हटा रहे हो तो उसका मतलब रिपील हो गया, ठीक है। कहीं पे भी रिपील लिखा हुआ है पैसेज में कि स्टेट लेजिस्लेचर ने बोला है रिपील करने को? लिखा है क्या? रेस्पॉन्ड करो चैट बॉक्स पे, यस और नो। कहीं पे भी लिखा है? स्टूडेंट्स बोलो। नहीं। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन सी गलत। करेक्ट बचा क्या है? ऑप्शन बी। हाँ बट एक बोल रहा हूँ ऑप्शन बी भी कुछ उतना अच्छा नहीं है। बट ऐसे सिचुएशंस में ऑलवेज ऑप्शन एलिमिनेट करना, ऐसे वर्ड्स ढूंढना, ठीक है। कि रिपील, अल्टीमेट, देखो फॉर वो पहला वाला जो है वो मिया रीस्टेटमेंट है, कि मतलब नॉर्मल फैक्ट ही घुसा दिया यहाँ पे। तो मतलब आंसर तो नहीं हो सकता। तो एलिमिनेट करके क्या ऑप्शन मिला? ऑप्शन बी। ध्यान रखना बच्चों। चलिए ऑप्शन 33 पे आते हैं। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। Why does the author feel that the hauling of the Kerala Chief Minister before the Privileges Committee of Parliament of India is not correct in law? आंसर दीजिए जल्दी। आप लोगों को पता है प्रिविलेजेस कमिटी क्या होता है पार्लियामेंट का? किसी को पता है? यस नो बोलिए। प्रिविलेजेस कमिटी जो है मतलब ऐसे होता है कि कुछ एक, स्पेशल पावर्स होते हैं उनके पास। हाँ कुछ स्पेशल बोलो बोलो। पावर्स होते हैं उनके पास। हाँ मतलब थोड़ा बहुत होता है प्रिविलेजेस कमिटी के पास। हाँ तो कहाँ पे थे? हाँ प्रिविलेजेस कमेटी, राइट। तो प्रिविलेजेस कमेटी पार्लियामेंट में भी होता है और मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास ही होता है। ये मतलब थोड़ा प्रोसीड्यूरल साइड पे देखता है कि नोटिस वगैरह, रिपोर्ट कैसे प्रेजेंट होगा, मोशंस कैसे जाएगा, ये सब वगैरह, ठीक है। तो
और मतलब डिसिप्लिनरी एक्शंस भी लेता है अगेंस्ट द कमिटी मेंबर्स, ठीक है। तो अगर तुम कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज कर रहे हो ऑन द हाउस ऑफ द फ्लोर व्हाइल द सेशन इज गोइंग ऑन, तब प्रिविलेजेस कमिटी तुम्हें बुलाएगा कि क्यों तुमने ऐसा शब्द बोला पार्लियामेंट के सेशन के बारे में। तो ये सब चीजें होता है। तो ऑप्शन मार्क करो जल्दी, जल्दी जल्दी ऑप्शन मार्क करो, जो सही लग रहा है ऑप्शन मार्क करो। अभी नेगेटिव के बारे में नहीं सोचना है, कॉन्सेप्ट समझना है पहले। चलो ऑप्शन मार्क करो सब। अनुराग सी बोल रहा है, और बाकी सब भी बोलो सी। चलो बाकी बाकी सब जल्दी बोलो जल्दी। चलो पहले ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन ए, चीफ मिनिस्टर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर डिस्क्रिशनरी एक्ट्स ऑफ द स्पीकर ऑफ द असेंबली। किसी को लग रहा है 33A होगा? किसी को लग रहा है 33A होगा? एक्चुअली यही आंसर है, सी आंसर नहीं है। द चीफ मिनिस्टर, सी में प्रॉब्लम क्या है? द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इज नॉट लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल बिल्स पास्ड इन द असेंबली। ठीक है, पहले तो देखो इस ऑप्शन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है कि चीफ मिनिस्टर हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होता। ठीक है, सेकंड बात, यहाँ पे हम कोई बिल के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे रेजोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक पार्लियामेंट में और या स्टेट लेजिस्लेचर में बिल और रेजोल्यूशन डिफरेंट है। रेजोल्यूशन का कोई लीगल इफेक्ट नहीं है कि मगर आज सोचो कि आज हम रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं कि ये कानून असंवैधानिक है, ठीक है। तो इसका मतलब नहीं है कि आज से वो कानून असंवैधानिक हो गया, ठीक है। बट अगर बिल भी पास कर रहे हो तो उसका कोई लीगल इफेक्ट है, ध्यान रखना। ये 33 का ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और जल्दी रेस्पॉन्ड कीजिए। चलिए ये थोड़ा सिचुएशन बेस्ड है, तो क्वेश्चन नंबर 34, आंसर मार्क करिए जल्दी। आंसर मार्क कीजिए जल्दी, क्वेश्चन नंबर 34। जो भी सही लगे मार्क कर दीजिए। चलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 34A, लेजिस्लेशन पास बाय छत्तीसगढ़ असेंबली विल बी मॉरली वैलिड। मॉरलिटी कहाँ से आ गया? मॉरलिटी तो कहीं पे भी लिखा नहीं है। ऐसे ऑप्शन पे कभी भी मार्क नहीं करना, ठीक है। कि ये ऑप्शन बेसिकली आपकी इमोशन को इन्वोक कर रहा है, ठीक है। कभी भी मत जाना इस ऑप्शन के बारे में। 34B, देयर वुड बी लार्ज स्केल वायलेंट प्रोटेस्ट अक्रॉस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। हमें कोई परवाह नहीं अगर कोई वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा हो, पैसेज में कहीं पे भी प्रोटेस्ट वगैरह के बारे में लिखा नहीं है। ये एलियन ऑप्शन हो गया, ऐसे ऑप्शन पे मत जाना। चलिए अब ऑप्शन सी और डी पे आते हैं। द लेजिस्लेशन विल गेट कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी एज अ स्टेट हैज अनब्रिडल्ड पावर्स। अनब्रिडल्ड पावर्स मतलब कि आपके पास कोई पावर है, उस पे कोई रोक नहीं है, मतलब लिमिटेशन कोई नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। और लेजिस्लेशन विल गेट कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी, ये तो पूरा उल्टा है जो पैसेज में लिखा हुआ है। तो सही क्या हो गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 आंसर दीजिए जल्दी। जल्दी आंसर दीजिए 35 का, लास्ट क्वेश्चन है।
35 आंसर दीजिए, कुछ भी हो आंसर दे दीजिए, ABCD। गौतम C बोल रहा है, कबीर B बोल रहा है, ठीक है। मिलिंद A बोल रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन डी कोई नहीं मार्क किया। अ रिव्यू पिटिशन कैन बी फाइल्ड बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ केरला। कोई भी यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर नहीं किया है पैसेज ने, तो सीधा मतलब इग्नोर कर दो, ठीक है। चलिए 35A देखते हैं। द केरला असेंबली कैन पास अ लेजिस्लेशन प्रोहिबिटिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। कहीं पे भी लिखा हुआ है ये? नहीं। और देखो प्रोहिबिटिंग, ऐसा कोई एब्सोल्यूट स्टेटमेंट यूज करे तो ट्रिगर होना चाहिए कि ये शायद कुछ गड़बड़ है इस आंसर में, ठीक है, इस ऑप्शन में, ठीक है। अब देखिए सी एनालाइज करते हैं। द रेजोल्यूशन पास बाय केरला असेंबली बिकम्स वैलिड एंड बाइंडिंग ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो पूरा उल्टा है। आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा है कि ये फॉलो नहीं हो सकता। तो बेस्ट ऑप्शन है बी, द रेजोल्यूशन पास बाय केरला असेंबली मे बी लीगली अनअफेक्टेड, ठीक है। चलिए, कोई भी क्वेश्चन है? और एक मैं गलती हो गई मेरे से कि चीफ मिनिस्टर होता है मतलब हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है चीफ मिनिस्टर, वो मेरा गलती हो गया। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि चीफ मिनिस्टर ही हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। और कुछ भी क्वेश्चन है इस पैसेज के ऊपर या कुछ भी? कोई वर्ड टाइप कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग के पास थोड़ा सा टाइम है, तो हम लोग कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो वो हम लोग अभी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हेलो, हाँ। तो किसी के पास भी क्वेश्चन नहीं है तो अभी तक? चलिए, तो आप लोग प्रियम्बल के बारे में कुछ जानते हैं? सुना होगा प्रियम्बल के बारे में कुछ। यस और नो बोलिए, रिस्पॉन्ड कीजिए थोड़ा चैट बॉक्स पे। चलिए ठीक है। तो हमारा जो संविधान है, तो अब सोचो एक जो बुक होता है ना, नॉर्मल जैसा बुक होता है, तो उसके अंदर क्या होता है? पहला पार्ट चैप्टर्स होता है, राइट? कि कुछ कुछ पोर्शंस में वो डिवाइड किया जाता है, वो एक पूरा बुक। और उसके पहले मतलब आप बुक कैसे देखते हो? मतलब एक कवर पेज रहता है, मतलब बुक का जो हार्ड कवर रहता है वो तो रहता है। उसके बाद क्या रहता है? कंटेंट्स पेज रहता है ना, कि मतलब कौन से पेज नंबर में कौन सा मतलब चैप्टर है, कि कौन सा टॉपिक लिखा हुआ है, ये सब आप देखते हो, राइट? यस और नो कुछ बोलो चैट बॉक्स पे। आप समझ पा रहे हो, राइट? हेलो, हेलो। सर बच्चे चैट बॉक्स पे सर रिस्पॉन्स करते हैं। हाँ हाँ, चलिए तो ठीक है। मतलब कंटेंट्स, आप लोग अगर बुक कोई देख रहे हो, कोई बुक, तो उसके अंदर कुछ चैप्टर्स डिवाइडेड होता है। और उसके पहले एक इंट्रोडक्शन रहता है, राइट? कि वो इंट्रोडक्शन क्या बोलता है आपको, कि देखो
कि इस बुक में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, मतलब क्या क्या आपको मिलेंगे इस बुक के अंदर, राइट। और वो मतलब थोड़ा छोटे तरीके से मतलब लिखा हुआ रहता है कि इसके अंदर क्या क्या मिलेंगे आपको। तो अगर वो बुक संविधान हुआ, तो ये इंट्रोडक्शन जो मैं बोल रहा हूँ, ये हो गया हमारा प्रीएम्बल। क्या हो गया ये? हमारा प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के अंदर आपको कुछ शब्द मिलेंगे। ओ, मेरा चैट मतलब ऊपर रह गया था तो नहीं देख पाया, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। हाँ, तो इस प्रियम्बल के अंदर आपको कुछ शब्द मिलेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, आप लोग पढ़िए सब, एक बार देख लीजिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, among the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. हाँ, तो इसका लैंग्वेज आपको समझना पड़ेगा पहले संविधान को समझने के लिए, क्योंकि यही जो शब्द जो है ना, तो ऐसे ही जो मतलब जो शब्द लिखा है ना संविधान, ये प्रियम्बल के अंदर, यही सब इंस्पायर करते हैं मतलब अनुच्छेद को संविधान के अंदर। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो पहला शब्द जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब ये हम लोग खुद अडॉप्ट कर रहे हैं। आप लोग मतलब समझ सकते हो कि कोई कानून अगर आज हम इनेक्ट करते हैं और मतलब जनता नहीं मानता, तो उस कानून का कोई वैल्यू नहीं है। बी आर अम्बेडकर साहब ने भी यही बोला था कि इफ अ लॉ इज नॉट इन रिगार्ड टू द पीपल ऑफ द इंडिया, इट हैज नो वैल्यू। मतलब अगर आप मतलब सिटीजन होके आप ये लॉ को नहीं मानना चाहते और कलेक्टिवली नहीं मानते हो, इस लॉ का कोई वैल्यू नहीं है। तो वैसे ही पहला जो अनुच्छेद है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम जो इंडिया में रह रहे हैं, हम जो भारतवासी हैं, हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर रहे हैं। मतलब हम लोग ये संविधान के अंदर से एक भारत का पिक्चर इमेजिन कर रहे हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पे मिलेगा सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, अब सोवरिन का क्या मतलब हुआ, किसी को पता है सोवरिन का मतलब? यस और नो लिखो। और ये याद रखिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिला था 26 नवंबर 1950 को, ये अडॉप्ट हुआ था और ये इन फोर्स आया था 26 जनवरी 1950, सॉरी 26 नवंबर 1949 में ये संविधान अडॉप्ट हुआ था। ठीक है, ये डेट हमारे प्रियम्बल में भी दिया हुआ है। और 26 जनवरी 1950 यानी जिसे हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, उस दिन हमें संविधान मिला था। हाँ, तो सॉवरिन का मतलब है यहाँ पे, सॉवरिन का मतलब कि एक नेशन जो खुद के डिसीजंस खुद लेता है। मतलब तुम लोग को सब पता ही होगा कि हम लोग कॉलोनियल रूल के अंदर थे, ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर। हाँ हाँ, नयनदीप एग्जैक्टली वही, कि कॉलोनियल रूल था हम लोगों के ऊपर। तो उस बैकग्राउंड से ही हमारे जो संविधान मेकर्स हैं, तो उन लोगों ने सोचा कि सोवरिन शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, कि इंडिया इंडिया के डिसीजंस खुद लेगा, कोई फॉरेन मैटर या कोई फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो यही है मतलब सोवरिन। अब सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब यहाँ पे मतलब ट्रेडिशनल सोशलिज्म जैसा नहीं है, मतलब ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है या कम्युनिज्म नहीं है।
ये यूनिक फीचर है एक हमारा संविधान का, कि सोशलिज्म जो है या सोशलिस्ट बोल रहा है यहाँ पे प्रियम्बल में, सोशलिस्ट का ये मकसद है, हमारे डीपीएसपीज या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में भी ये सोशलिस्ट वर्ड का आपको जिक्र मिलेगा वहां पे। ये सोशलिस्ट बोल रहा है, ये सोशलिस्ट वर्ड इंक्लूड किया है कि बोल रहा है कि हमारे देश में हम लोग पॉवर्टी को दूर करेंगे, हम लोग ऐसे स्कीम्स रोल आउट करेंगे या स्कीम्स लाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी सरकार आएगी तो ऐसे स्कीम्स रोल आउट करेंगी कि उससे हम सभी को कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। और जो मार्जिनलाइज सेक्शंस है, मतलब जो डिप्रेस्ड क्लासेस है या एससीज है या एसटीज है या ओबीसीज है, हम लोग उन लोगों के लिए काम करेंगे, ऐसे ही पॉलिसीज लाएंगे जो उन लोगों को मेन स्ट्रीम सोसाइटी या नॉर्मल फ्लो में उन लोगों को ऐड करेगा। ये स्टेट का मकसद रहना चाहिए, ये सोशलिज्म है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है सेक्युलर। आप लोग सबको ही पता है कि हमारा कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, मतलब हम लोग एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, हम लोग कोई इस्लाम राष्ट्र नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा स्टेट रिलीजन नहीं है कि जैसे कि आप कंपेयर कर लो पाकिस्तान से या सऊदी अरेबिया से, उन लोगों का स्टेट रिलीजन है इस्लाम, राइट। हम लोग का वैसा कोई नहीं है कोई स्टेट रिलीजन, हम लोग सेक्युलर कंट्री है, मतलब सारे धर्म एक साथ रहते हैं इंडिया में। फिर आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी आप सभी लोगों को पता है शायद कि एक इलेक्शंस होगा कुछ टाइम पीरियड के बाद, सारे पोस्ट इलेक्शंस के थ्रू अपॉइंटेड होंगे। अभी बंगाल में भी और बाकी सारे जगह पे भी इलेक्शंस चल रहे हैं। तो यही है डेमोक्रेसी, जहाँ पे सभी जहाँ पे ये सेपरेशन ऑफ पावर्स होंगे, सभी का कुछ काम रहेगा, सभी ऑफिसेस या जैसे सीएम पद हो गया या पीएम पद हो गया, सभी के ऊपर कुछ लिमिटेशंस रहेगा। जैसे ये संविधान कुछ पावर्स देती भी है इन लोगों को और कुछ लिमिट भी करती है, यही डेमोक्रेसी हो गया। लास्ट हो गया है रिपब्लिक। अब रिपब्लिक भी ये पहला तो एक रोमन कॉन्सेप्ट है, और ये रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोग बेसिकली रोम से ही आया है, कि बेसिकली हम लोग जो नेशन फॉर्म किए हैं ये एक एग्रीगेशन है, मतलब सब सिटीजन्स मिलके ये नेशन बनाया है, और ये संविधान इस सिटीजन्स को ही बिलोंग करती है। ठीक है, कि कहीं भी अगर क्वेश्चन आया कि हु इज द फाइनल विथ whom द फाइनल पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्स, मतलब ये संविधान को कौन एक्चुअली डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, ये हम लोग हैं, ये मैं और तुम हो, ये सारे देशवासी है जो इस संविधान को एक्चुअली मीनिंग देते हैं। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है? और ये मतलब सोशलिस्ट और सेक्युलर 42nd अमेंडमेंट से आया है, अमेंडमेंट ऑफ 1976 से, चैट बॉक्स में भी लिखा हुआ है, शैलजा ने लिखा है। और आप लोगों को ये दोनों अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 42nd अमेंडमेंट और 44th अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग प्लीज फॉलो करना। किसी को भी क्वेश्चन है कुछ? आप लोग टाइप कर सकते हो। शैलजा द स्क्रीन इज ब्लैक, डेमोक्रेटिक नॉट क्लियर, राइट। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि अ, जैसे मतलब पहले होता था ना कि एक मोनार्क था, कि वही सब, एक राजा था कि वही सब रूल करता है, या जमींदार थे ना कि वो टैक्सेस बिठाता है, जैसे भी वो ऑप्रेस करता है लोगों को, वैसा नहीं होगा। यहाँ पे इलेक्शंस होंगे कि कोई भी छोटे से छोटे पद, जैसे म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन हो, कि प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन हो, कि प्रेसिडेंट हो,
सभी जगह पे ही इलेक्शंस होंगे, कि सभी को चांस मिलेगा पार्टिसिपेट करने के लिए। और जैसे आप देखते हो कि ये राजा वगैरह किसी के पास भी कोई लिमिटेशन नहीं था, मतलब कोई भी इन लोगों के पावर पे रोक नहीं बिठा सकता था, राइट। मतलब ये लोग एब्सोल्यूट थे। वैसे ही बट यहाँ पे डेमोक्रेसी में भी इन लोगों के पास कुछ कुछ पावर्स है, कि प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स है, बट उन पावर पे भी लिमिटेशंस है। ठीक है, तो ये हुआ डेमोक्रेसी। हाँ, डी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट, आप लोग प्लीज पढ़ना, ये 42nd अमेंडमेंट के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अमेंडमेंट। अच्छा, चलिए। और एक चीज। हाँ प्लीज। हाँ, आपने आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन था, तो प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का समरी नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में और बहुत सारे प्रोविजंस है जो कि सिर्फ प्रियम्बल से आप जान या समझ नहीं पाओगे, ठीक है। ना ही वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स बताता है या सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बताता है। और एक बात है कि प्रियम्बल पूरी तरह से बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो प्रियम्बल सिर्फ वो गोल्स है जिनके तरफ हम एस्पायर करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा स्टेट इस तरह से फंक्शन करे, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में उसके आगे बहुत सारे प्रोविजंस है जो हम धीरे धीरे कवर करेंगे। उसमें से पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो हर सिटीजन के पास अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। कुछ राइट्स ऐसे भी होते हैं जो नॉन सिटीजन के लिए भी अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, जैसे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और उसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपने किसी ने मेंशन किया था, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो वो लीगली बाइंडिंग नहीं होती, ठीक है। तो वो सिर्फ ऐसे गोल्स होते हैं जिसकी तरफ स्टेट को एस्पायर करना चाहिए। और जब हम 42nd अमेंडमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो 42nd अमेंडमेंट के अंतर्गत कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड किए गए थे, ठीक है। तो पहले सिर्फ फंडामेंटल राइट्स थे, पर 42nd अमेंडमेंट के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड किए गए, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज इनिशियली 10 थे, और उसके बाद अमेंडमेंट से एक 11वीं ड्यूटी ऐड की गई थी, जिसके अंतर्गत एजुकेशन, पेरेंट्स पर एजुकेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे अमेंडमेंट्स हैं, कई सारे प्रोविजंस हैं, जैसे चार्ट बॉक्स में लिखा हुआ है 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। 8 आई थिंक और शेड्यूल्स। हाँ, अब 12 है। जब कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ गया था स्टार्टिंग में, तब उसमें 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है। बाकी शेड्यूल्स धीरे धीरे करके अमेंडमेंट से ऐड किए गए हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल जो ऐड हुआ था वो 9th शेड्यूल था, ठीक है। अभी भी 9th शेड्यूल में बहुत सारी ऐसी चीजें है, ऐसी चीजें हैं जिन्हें अमेंडमेंट के बाहर रखा जाता है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन को भी कवर करेंगे। आज हमने प्रियम्बल देखा और पढ़ा, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर वो सिर्फ यही बताता है कि हम क्या चाहते हैं अपनी डेमोक्रेसी के लिए, अपनी कंट्री के लिए। और बाकी प्रोविजंस उस उसकी उसकी ओर से हो। और प्रियम्बल की ओरिजिन थी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश किया था, ठीक है। ओके।
हाँ, एट प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स है। नहीं, अब कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स है, ठीक है, एज ऑफ 2020। फोर 48 आर्टिकल्स इन 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। हम लोग सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो सब हमने भी अभी तक लॉ स्कूल में नहीं पढ़ा है। जो कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस और आर्टिकल्स वो हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है। और अगर कोई डाउट्स नहीं है तो आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे। अच्छा, आप लोग का जो पेपर था, जो आप लोग का मॉक टेस्ट हुआ था, वो कैसा था? 104 अमेंडमेंट, ठीक है। तो 104 अमेंडमेंट एक्चुअली पास हुई है। उसके अलावा कई सारे अमेंडमेंट आर्टिकल्स थी जो पास नहीं हुई है, ठीक है। तो 104 एक्चुअल अमेंडमेंट पास हुई है। हाँ, तो लेटेस्ट अमेंडमेंट जैसे कि जीएसटी की अमेंडमेंट थी, फिर सौरभ, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है?